अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। मुल्क की मौशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो या समाजी नौइयत के मामलात हों, कोशिश करते हैं सुबह के वक्त इसके ऊपर हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जाए। और आज के दिन भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं या मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर कोशिश करेंगे कि गुफ्तगू करें। मुल्क की मौशी सूरत हाल बिलखुसूस इस वक्त ज़ेर बहस आ रही है और इसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है और अब इसका सिलसिला बाकायदा इसका आगाज़ हो चुका है। ख़ास तौर पे बजट के हवाले से क्या तजावीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत क्या रखी जा रही हैं। बहरहाल हम तो एक ज़माने से इन सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते आए हैं और आगे भी शायद करते रहें, मगर ये कि सूरत हाल में बेहतरी की अभी बहुत गुंजाइश मौजूद है। और मैं हमेशा एक बात जिसका तस्करा करता हूँ कि वाक़तन अगर इन मसाइल को हल करना चाहती है कोई भी हुकूमत, तो उसको संजीदगी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा और कोशिश ये करें। एक छोटी सी गुजारिश ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारे हुकूमत के जो अरकान हैं, अब बयानात देने से कोशिश करें, गुरेज करें। और ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से मामलात पर जब बात अगर मौका मिले करने का, तो बहुत सोच समझ कर बात करें। होता अमूमन ये है कि इससे पहले ज़्यादा होता था, अब तो खुदा का शुक्र है ये सिलसिला काफ़ी हद तक रुक गया है कि जिस भी वज़ीर के पास जाएँ, हुकूमती किसी भी रुकन के पास जाएँ, उससे अगर सवाल किया जाए मईशत के हवाले से, जो उसकी समझ में आता है वो उसके हवाले से बात कर देता है। एक दफ़ा मैं देख रहा था एक तकरीब के अंदर, इस वक्त भी वो मौजूद है सिस्टम के अंदर, वो साहब जो हैं सीनियर सियासतदान ख़ुद को जो अगर जानते हैं, तो मईशत के हवाले से अजीब अजीब बातें कि इतने में अगर पेट्रोल हो जाए, फ़लाना में हो जाए, तो हमें कबूल ना जाने क्या कि कुछ होता रहा है। यहीं पे ये सब कुछ हम देखते आए। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से गुरेज करें। और मईशत के हवाले से क्योंकि हर जगह बहस मुबाहिसे इसका आगाज़ हो चुका है, तो वाक़तन जो इन मामलात को समझते हैं उनको अगर मौका दिया जाए, अगर उनसे गुफ्तगू की जाए, तो ज़्यादा मौजू है, बेहतर तौर पे लोगों को बात समझ में आएगी। हम भी ये सिलसिला इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे संजीदा मामलात के ऊपर संजीदा लोगों को सामने लेकर आएँ। ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो मईशत के मामलात को वाक़तन समझते हों। बहरहाल आज जो मेहमान शख्सियत यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, न सिर्फ मौशी मामलात को समझते हैं बल्कि बड़े अच्छे से उसका तज्ज़िया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं और सियासी मामलात ख़ास तौर पे ज़ेर बहस आते हैं। क्योंकि ये सारे मामलात अगर इसके ऊपर बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाती है कि मईशत, सियासत और ये सारे मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मौजूद मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। सैयद रोशन अली वारसी साहब, CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड डेवलपर्स, DHA कराची, और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ उनको हमने मदऊ किया। रोशन साहब को खुशामदीद कहता हूँ। रोशन साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। रोशन साहब, क्योंकि अभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप बाहर रहे, बहुत सारे मामलात यहाँ चलते रहे, मगर निगाह आपकी ज़रूर होगी सारे मामलात के ऊपर, तो ये खुदा का शुक्र है, बड़ी हौसला अफजा कार्रवाई है, कारकर्दगी रही। और मौशी मामलात के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात तो हमेशा से रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि बेहतरी की गुंजाइश तो मौजूद है, मगर ये कि सूरत हाल किस चीज़ की इस वक्त तकासी कर रही है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू करें। क्या मामलात समझ में आ रहे हैं, और क्योंकि आपका कारोबार से बराह रास्त ताल्लुक़ भी है, तो सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है या जाती हुई नज़र आ रही है, तो चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर बेटा, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं जब मुल्क से बाहर था तब भी मैं सोच रहा था कि आपके शो में आऊँगा, और मैं बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था आपके शो में आने का। उसकी वजह ये थी कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता था खुसूसी तौर पे, बहुत शुक्रिया। जो कि पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने जो अपना दुनिया के अंदर एक डंका बजाया है, उनको बताया कि हम कौन है। तो जो लोग दुनिया में पाकिस्तान को गलत नज़र से देखते थे या कहते थे ये पाकिस्तान तो कभी अपने नक्शे से गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो ऐसा सोचते थे शायद उनका ही नक्शे से गायब हो जाएंगे वो लोग। तो वो जो माशाल्लाह कारनामा हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दिखाया, मैं उनको भी सल्यूट पेश करता हूँ। और कोई इंसान हमारे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी गलत फहमी में ना रहे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान कमज़ोर है, बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। और ये तो अब लोगों ने एडमिट करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े ममालिक ने एडमिट करना। देखें ना, 4 घंटे में तो नक्शा ही तब्दील कर दिया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल दिया, दुनिया के बड़े बड़े दावे ख़त्म हो गए। तो मैं कहता हूँ कि हमें चाहिए कि जो हमारे बच्चे जो कि नासमझ हैं, या जो लोग ऐसे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जो सिर्फ सोशल मीडिया
देखते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनको पता कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों में आके जो है ना प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं, उनका हिस्सा बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ उनको चाहिए कि वो जब उनको कोई अकल समझ नहीं है तो किसी की बातें सुन के उसको आगे ना फैलाए, वो पहले उसकी तहकीक करें। मैं कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की जो फौज है उसकी वजह से हम पाकिस्तान में सुकून से रह रहे हैं, सुकून से हम सांस रहे हैं और हम सोते भी सुकून से। जाके पूछे ना उस ममालिक में जो हमारा दुश्मन ममालिक है, उनके घर में मुसलमान कैसे रहते हैं, वो उनको जीने का हक नहीं है, वो मजबूरी में जीते हैं। तो हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी मेहनत दी और ये जो हमको मुल्क हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, खुदारा उसको रायगा ना करें, उसको भी समझें। अब जो बच्चे बड़े हो गए, उनके हाथों में मोबाइल आ गया तो वो समझते हैं कि हमसे ज़्यादा अक्ल कुल कोई नहीं है, वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। बुनियादी गलती कर रहे हैं, उनका फ्यूचर कुछ नहीं है, उनका फ्यूचर उन्होंने सिर्फ मोबाइल को समझ लिया। बहुत अच्छी बात है। तो ये मोबाइल जो है ना, ये उनको तबाही की तरफ ले जाएगा। तो मेरा एक पैगाम है अपने यूथ के लिए, लोगों के लिए कि देखें, एक अल्लाह ने नेचुरल सिस्टम रखा हुआ है कि रात को सोने का जल्दी सोएं और सुबह उठें। और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करूंगा कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि कम से कम ये सिस्टम रुके। ये अब जो है लोग रात को 2-2:30 बजे बेड पे आते हैं, फिर उसके बाद वो 4-5 बजे तक अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और वो जो नेचर है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। सुबह उठते हैं 1 या 2 बजे, बिल्कुल खिलाफ हो गया। फिर उनको उम्मीद होती है कि तरक्की नहीं होती। फिर वो गलतियों पे गलतियां हैं कि अब इतने होशियार, इतने अक्लमंद हो गए कि सबको अपने आप को अक्लमंद समझते, दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं, तो शादी नहीं करते। वो पता नहीं, ये नेचर के खिलाफ काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आज हमको रोकने की ज़रूरत है। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कोई ना कोई पॉलिसी बननी चाहिए कि हमारे बच्चों की इस्लाहात के लिए। फिर एक जो हमारी हुकूमत जो है ना, उनको चाहिए कि हमारे बच्चों की तरबियत में उनका भी एक हिस्सा होना चाहिए। वो बच्चों की तरबियत ये करें कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो आके समझाएं कि हमारे बच्चों को करना क्या है। अभी हमारे बच्चे अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बाहर की जो लोग होते हैं या हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, या ये अपने सेल्फिश हैं, ये चाहते हैं बच्चों को सिर्फ इनको पढ़ाते इसलिए, बच्चे पढ़ते इसलिए कि बस ये बड़े होके या इनकी तालीम कंप्लीट हो तो ये नौकरी हासिल करें, क्योंकि नौकरी हासिल करने में उनका फ़ायदा है, जो इनको कैश करेंगे और ये बिक जाएंगे उनके सामने। ये बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि भाई आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुलामी की तरफ लेके जा रहे हो, सिर्फ किसी को नौकर बन रहे हो तो नौकर गुलाम होता है। अच्छा, आपको उनकी फिर वो आपकी हैसियत देखते हैं कि आप कितने पैसे में खुश होते हो। एक आदमी है जो 25,000 में खुश होता है, उसको कभी 26 भी नहीं करेंगे, उसको पता है छोड़ेगा ही नहीं 25 में। एक आदमी थोड़ा ज़्यादा काबिल है, उसको पता है यहाँ से निकलेगा कहीं और जाएगा, तो उसका रेट लगाते हैं वो कि यार ये 1 लाख में बिकेगा, उसको 1 लाख में ख़रीदते हैं। तो हमारे इतने अक्लमंद बच्चे जो हैं, जो कि बज़ाहिर खुद भी देखने में पढ़े लिखे और इतना समझदार, देखने में अच्छे लगते हैं और वाकई होते हैं, मगर उनको कोई ये समझाने वाला नहीं है कि भाई आज कोई अब पौधा लगा दो, वो अपनी जो बिज़नेस का, आज पौधा लगाओ, बड़ा होगा कल। यकीन माने, मैं लिख के देता हूँ कि अगर आप सिंसियरली काम करेंगे, अपना कोई भी पौधा लगाएंगे, किसी भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो बड़ा बिजनेस बनेगा और फिर आप एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। आप नाम लेंगे, क्या नहीं बन सकते, सब कुछ बन सकते हैं। जितने लोग आज बने हुए हैं वो सब इसी तरीके से बने, मगर उनका फोकस था ये, उनका फोकस नौकरी नहीं था। तो ये मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एक तो घर में जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को समझाएं, प्लस जो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बच्चों की एजुकेशन करें, उनको यहाँ से निकालें। इससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। देखिए, ये हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है हमारे इन बच्चों के हाथों में, और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मोबाइल के इस्तेमाल से उनको सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हो रहा। ना उनको जॉब मिलती है, जॉब करने वाला बोलता है ना सुबह 8 बजे आओ, ये तो सो के 2 बजे उठेंगे, क्योंकि अभी बाप के पैसे चल रहे हैं। जिस दिन बाप के पैसे खत्म हो गए फिर क्या, क्योंकि ये अभी तो अल्लाह ने नवाज दिया ना सबको, इसी मुल्क में नवाजा कि इनके बड़ों ने मेहनत की, पैसा आ गया, तो उसकी बदौलत जो है ना ये बच्चे आज ऐश कर रहे हैं। तो भाई ये चीज़ें वापस भी जाती हैं, उसको संभालो, उसको आगे लेके चलो। जो माँ बाप ने जो काम किया उसको आप भी देखो, अब्बू ने क्या किया है। अब आपने फोकस सिर्फ ये कर लिया कि यार इस मुल्क में तो सिर्फ हमको 1 लाख रुपए मिलेगा, हम बाहर जाएंगे तो 5 लाख मिलेंगे। अब वो टारगेट वो समझते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी तरक्की है वहाँ जाके। भाई वहाँ 5 लाख का अगर सैलरी आपको मिलती है तो 5 लाख से ज़्यादा के खर्चे भी हैं आपके वहाँ पर। अब हाथ में कुछ नहीं होता, एंड टू माउथ होते हैं महीने के एंड के ऊपर। तो मेरा मतलब हमारा दिल ये होता है कि यार हम अपने बच्चों की अच्छी उनको समझा सके अपने लेवल पे कि बच्चे तरक्की करें।
और इसमें हमारा और आपका और हमारी जो गवर्नमेंट है सबका इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि वो बच्चों को समझाएं। बिल्कुल ठीक है। अब ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि तालीमी इदारों के अंदर जो सिलसिला है वो कुछ है ही इस तरह का, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि बड़ी छोटी उम्र से उसको ये पता चल जाता है कि मैंने नौकरी करनी है, और फिर जो एजुकेशन वो ले भी रहा है उसका पर्पस भी यही होता है कि वो आगे जाकर जो है वो नौकरी करे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके लिए एक तो डायरेक्शन सही होने की ज़रूरत है, और अगर ये तालीमी इदारों से ही सिलसिला शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक मसला हल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आप देखें हुकूमत का भी जो सेलिंग पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि आपको 1.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, बड़े बड़े शोशे छोड़े जाते हैं और हकीकत इसकी कुछ भी नहीं होती, उसमें हमेशा नाकामी ही मिलती है। इसको कैसे चेंज किया जाए? माइंडसेट को पहले तो चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये जो बच्चों की आपने बताई है तो एक चीज़ की निशानदेही की कि ये अपना रूटीन सही करें, और वाक़तन इस वक्त जो सबसे बड़ी हमें जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो है ही ये कि वो रूटीन क्योंकि सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, तो ज़ाहिर है जब लाइफस्टाइल सही नहीं होगा तो डायरेक्शन तो ठीक हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं। ज़रा इसके ऊपर भी चाहूँगा मज़ीद गुफ्तगू की जाए, कैसे आप समझते हैं इसको ठीक किया जाए? वो जो आपने बात की ना कि हमारी पॉलिटिशियन जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो भी ये करती हैं कि वो भी बच्चों को गुमराह करती हैं मेरे ख्याल में। वो जो नौकरी का झांसा देना, मैं तो इसको झांसा कहूँगा। तो झांसा देने का मतलब ये कि वो बच्चे भी उस चक्कर में होते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी। भाई आप सोचो आपका मुस्तकबिल इसमें चलेगा, इस नौकरी में नहीं चलेगा, तो उनको कोई डायरेक्शन। अब यही बात अगर बजाय उसके कि यही पॉलिटिकल लोग कहेंगे सर आप आए, हम आपको कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री लगवा के देंगे, छोटी मिनी इंडस्ट्री आपको लगवा के देंगे, कोई मिनी छोटा सा बिजनेस शुरू करवा के देंगे, बजाय नौकरी की तरफ डालने के। तो नौकरी की बात ना करें, आप उनको सही रास्ता बताएं। आप ये अपने बच्चों को क्या नौकरी करवाएंगे? नहीं करवाते ना। ये तो कोई गाड़ियों का शोरूम लेके देता है, तो कोई रियल एस्टेट का कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इनको भी तो बताएं ना। ये भी तो आप ही की तरफ देख रहे हैं। तो वो आपकी बात सही है कि ये नौकरी का जो झांसा है ये नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको सही डायरेक्शन दिखानी चाहिए कि ये डायरेक्शन है। देखें इसमें तो उनका भी फ़ायदा है, क्योंकि ये आप किसी के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी भलाई करेगा। आप किसी को अच्छा रास्ता दिखाएंगे, अल्लाह आपके लिए अच्छाई को पैदा करेगा। आप सिर्फ लोगों के लिए भलाई का सोचें तो आपके लिए भलाई पैदा होगी। और अपनी ज़िंदगी से मैं निकाल दें, क्योंकि आजकल जो मैंने देखा है सबके कॉलर जो ना वो खड़े में, और मैं बहुत है, और मैं तो अल्लाह को पसंद है ही नहीं। मैं वाला गिरता भी बहुत जल्दी है। जी। तो अपनी मैं कहता हूँ ज़िंदगी में से अगर मैं सिर्फ निकाल दें, हर चीज़ में बोले मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये हो जाएगा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो देखे ये होगा। देखे मेरे को अल्लाह ने तौफीक दी तो मैंने गाड़ी ले ली, मेरे को अल्लाह ने तौफीक दी तो यार मैंने जहाज़ का टिकट लिया, मैं चला गया, तो मैं ख़त्म होगी। तो और होता भी यही है कि अल्लाह ने तौफीक दी होती तो सारे काम होते हैं। मगर जब इस स्टेज पे आके या तो कम इल्मी समझ लें, तालीम की कमी समझ लें, या अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्ल कुल समझना कि उसके बाद हाँ भाई मैंने उसको ये बोला था ये काम हो गया, है ना, यार मैंने एक दिन उसको ये बोला था ये कर ले, देखो भी कैसा उसको कितना फ़ायदा हो गया। मैं तो अल्लाह को पसंद ही नहीं है, मैं तो इम्तिहान है। बहुत बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर वो इन तमाम चीज़ों को अगर तर्क करें। अच्छा ये सुनने में तो बड़ी छोटी सी एक बात है, मगर ये कि इसकी गहराई को ज़रा समझने की कोशिश करें। ज़ाहिर है क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि इस वक्त ये बातें समझ में नहीं आती, मगर एक वक्त ज़रूर आता है कि ये बातें समझ में आ जाती हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं चाहूँगा ज़रा बजट के हवाले से हम काम कर रहे थे तो सोच रहे थे ज़रा रियल इस्टेट के शोबे की तरफ भी आएँ, और काफ़ी बड़ा तवील अरसा हो चुका है कि मामला जो काफ़ी हद तक रुक गए। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ, ये सोचता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में वाक़तन होनी चाहिए, ख़ास तौर पे रियल इस्टेट के शोबे में, वो दुबई और दीगर इलाकों में हो रही है, बल्कि दुबई में ही ज़्यादा लोग कर रहे हैं। यहाँ से भी लोग काम छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, और बड़ी अजीब बात है वहाँ पर जो है वो मिडल मैन बन के काम कर रहे हैं। जो यहाँ अपना काम किया करते थे वहाँ पर मिडल मैन बने हुए। अब ये लॉजिक क्या है ये समझना मुश्किल है, मगर ये कि ये आखिर हो क्यों रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें कि लोग यहाँ पर आएँ भी, इन्वेस्ट भी करें। जो वाक़तन इन्वेस्ट करने की जगह है उसको छोड़ के वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है समझना है। जी देखिए ये ऐसे प्रोपेगेंडा के बच्चे जो भी जितने लोग भी जा रहे हैं, सिर्फ इनको इल्म नहीं है, इनकी तालीम नहीं है। ये सिर्फ वो नहीं होता कि वो भेड़ के पीछे जो चलना शुरू, एक भेड़ जाती है उसके पीछे सब चलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यही काम हो रहा है। अभी इनको हकीकत का पता नहीं है, जब पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी और ये रोड पे आ जाएंगे। तब आपको ये नहीं पता कि देखें जो ये मुल्क है ना, ये इसी ने आपको दिया, यही पैसा बाहर लेके जाना चाहते हैं, बेसिकली तबाह करने के लिए लेके जा रहे हैं। आपके मुल्क, आपके पैसे की सेफ्टी भी आपके मुल्क में है,
ये प्रोपेगेंडे में ना आए। जो लोग पैसे लेके, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता हूँ, कहीं भी लेके जा रहे हैं जी वो खुश नहीं है। बल्कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो कहते हैं यार बस हमने तो डिक्लेयर नहीं किया हुआ पैसा, अब हम लेकर आना चाहते हैं, तो वो पूछेंगे कि लेके कैसे गए थे, क्या, बहुत ही सवाल आते हैं। तो उनको कुछ शायद अकल आ गई है, तो वो लोग लाना चाहते हैं। और बहुत से लोग अभी अपने पैसे को वापस लाना चाहते हैं, मगर लाना मुमकिन नहीं हो रहा उनके लिए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि किसी मुल्क की मईशत अगर इनके पैसे भी चल गई है, तो वो कैसे चाहेंगे कि ये सब लेके चले जाएं तो उनकी मईशत बैठ जाए। बहुत खूब। वो तो उन्होंने उसकी भी पॉलिसी बनाई हुई है ना, लाने तो नहीं देंगे। ये सिर्फ समझते हैं कि चमकती हुई चीज़ सोना होती है, चले जाते हैं, सिर्फ रेंट खाने जाते हैं। जी, रेंट के लिए। सिर्फ रेंट खाने जाते हैं कि वहाँ रेंट बहुत अच्छा है। आपके उस प्रॉपर्टी की सेफ्टी क्या है? मैं तो आप इससे पहले भी कई मरतबा आपसे बात कर चुका हूँ। जी देखिए, प्रॉपर्टी की सेफ्टी उस सूरत में है कि अगर आप वहाँ के पासपोर्ट होल्डर है ना, तो आपकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी है, सेफ्टी है। आपके राइट्स हैं। आपकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी नहीं है जब तक पासपोर्ट नहीं है। आप कैसे एज्यूम कर लेंगे आपका पासपोर्ट नहीं है, आपने प्रॉपर्टी ले ली और आपको उसका आपके राइट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और वो एक रिटन डॉक्यूमेंट की वहाँ पे क्या, अब मुझे तो नहीं पता कि वहाँ क्या हैसियत है, क्योंकि वहाँ जो सिस्टम है उसमें तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वो जिस वक्त चाहें उसको ख़त्म कर सकते हैं, आप उसको उस पर क्या कर लेंगे? मैं तो ये चलें सोचता इसके ऊपर हूँ। भी बात कर लेते हैं, जी बड़ी जी, मज़ेदार बात है कि एक होता है फ्री होल्ड, आपने नाम सुना होगा। प्रॉपर्टी जो खारजी लोग खरीदते हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी, क्योंकि फ्री होल्ड इसको कहते हैं कि आप आपके लिए फ्री कर दिया कि आप उसको प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अच्छा, ये बादशाह का कानून है। बादशाह ने कानून बना दिया कि भाई फ्री होल्ड कर दो, आप खरीदो फरोख्त कर लो। ठीक है। ये मुझे बताएं, कल फ्री होल्ड खत्म होगा फिर किसको वही तो मैं भी बेचेंगे? सोचता हूँ कि अगर वो एक ऑर्डर, अगर वो कोई, आप चैलेंज तो नहीं कर सकते उसको। मैं उसकी भी मिसाल देता हूँ। उसी मुल्क में एक मरतबा फ्री होल्ड खुला 6 महीने के लिए, और लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली। बाद में समझ में आया गलत हो गया, उन्होंने फ्री होल्ड खत्म कर दिया। 25 लाख की चीज जो है ना, वो 5 लाख में बिकी। क्या लोगों को समझ नहीं आती ये चीज़? तो मैं लोगों को समझाता हूँ, मगर मैं उनकी मासूमियत पे मेरे को हंसी आती है। या मैं कहता हूँ कि यार इनको मैं समझा कैसे सकता हूँ? मैं तो समझा सकता हूँ ना, नहीं समझते तो मैं कहता हूँ नहीं आप सही कर रहे बिल्कुल हो, सही। और क्या कहूँगा मैं। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं नहीं आपको नहीं पता, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो मुझे पता नहीं क्यों इतना बुरा लगता है कि यार इस मुल्क का खाते हो, इस मुल्क ने तुमको इज्जत दी, और इस मुल्क में तुम्हारे पास था क्या? पजामा तो बनाने के पैसे नहीं थे तुम्हारे पास। आज अल्लाह ने तुम्हारे को सूट बना दिया, गाड़ियों में बिठा दिया, अच्छे अच्छे घर दे दिए, एसी के बगैर निकलते नहीं हो, गार्ड के बगैर निकलते नहीं हो, फिर आप बुराई कर रहे हो। तो बेसिकली जब वक्त आता है ना, तो फिर वो खुद अपने पैसे को करने के लिए दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो मैं फिर भी चाहूँगा कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और ऐसे लोगों को हिदायत दे। और आज फिर मैं बता रहा हूँ आपके शो में कि जो लोग यहाँ से पैसे लेके जाएंगे वो पछताएंगे। अपने पाकिस्तान में पैसे की सेफ्टी बहुत जगह है। अगर पूछेंगे मेरे पास 1000 नाम है, चंद चीज़ों का रेफरेंस देके बोलते हैं हमारे मुल्क में सेफ्टी नहीं है। सही नहीं है वहाँ पर, मगर जहाँ सेफ्टी है वहाँ कर लो, मगर वहाँ पे भी नहीं जाना, क्योंकि लालच भी है। अब लालच में जब मार खाते हैं तो फिर उनको बुरा लगता है कि यहाँ तो सेफ्टी नहीं है। भाई पहले ही आप अपना काम अच्छी तरीके से कर लो, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे एक इदारा अच्छा काम कर रहा है ना, वहाँ काम करो। वहाँ पे कोई ना तो कोई आपसे कब्जा करेगा, ना आपको कोई डबलिंग फाइल की कोई हिम्मत कर सकता है। तो ऐसी जगहें भी पाकिस्तान में मौजूद है ना, करें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही। मगर लोगों के बहकावे में आना, फिर हमको तो 5% वहाँ पे जो है ना रेंट, 0.5% हमको रेंट मिलता है, वहाँ पे 6% मिलता है, प्रॉपर्टी बढ़ती है। भाई वो सब चीज़ें यहाँ पे उससे ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अभी एक आदमी की प्रॉपर्टी करोड़ों की है, मगर उसकी सेफ्टी नहीं है। कल फ्री होल्ड खत्म हो जाएगा ना, वो लाखों में नहीं बेच सकता, वो प्रॉपर्टी लाखों में नहीं बेच सकता। और ये एक मरतबा हो चुका है, मैं देख चुका हूँ। उसके बाद से हमने भी तौबा कर ली कि सबको मना करते। उस वक्त हमें भी इतनी अकल नहीं थी, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि जब पता चला कि यार ये तो फ्री होल्ड और फ्री होल्ड का चक्कर है। जिस दिन फ्री होल्ड खत्म हो गया तो ये प्रॉपर्टी वो इनके हाथ में है। जब भी खत्म करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आप बेच नहीं सकते सिवाय वहीं के लोकल के। वो एक कानून है कि लोकल ही खरीदेगा फ्री होल्ड खत्म होने के बाद। तो लोकल तो है ही नहीं वहाँ, तो बेचोगे किसको? तो ये बड़ा चक्कर है, वो ये देखना पड़ता है कि लिक्विडिटी है या नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ आपको पता है एडवाइज़र हैं, बल्कि आप यहाँ से एडवाइज़र उठ के वहाँ चले गए, वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो फेसबुक के ऊपर मैसेज कर रहे हैं कि आप वहाँ पर आ जाएं। अच्छा, हमारे भी बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं, वो यहाँ से अपनी फील्ड छोड़ के वहाँ पर वो मिडलमैन बन गए और वो मैसेजेस कर रहे हैं कि आप वहाँ पर आके इन्वेस्ट करें। तो मेरा सवाल पहले यही होता है कि अपने मुल्क को छोड़कर अगर मैंने इन्वेस्ट करना होगा तो मैं किसी भी जगह करूँगा, लेकिन प्रॉपर्टी एटलीस्ट मैं नहीं ख़रीद सकता, ये मेरी प्रायोरिटीज़ में नहीं हो सकता।
क्योंकि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेफ्टी की बात है, जब सेफ्टी ही नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। रेंटल इनकम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और उसके साथ साथ और बहुत सारे दीगर एडवांटेजेस हैं। मगर ये कि ठीक है, लगाएं जैसे भी बात हो रही है, और उसके बाद जो होगा तो फिर वो भी बैठ के वो यहीं पे शोर शराबा कर रहे होंगे और वो सारी चीज़ें। एनी हाउ, ये एसोसिएशन आपकी जो है वो कॉन्टेस्ट करवा रही है इंतखाबात, और ये अच्छी बात है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, होनी चाहिए। मगर इससे अब सवाल ये बड़ा, मैं आपसे ब्लंटली ये सवाल कर लेता हूँ, कोई फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं रेगुलेशंस के हवाले से, रीरा के हवाले से, और बहुत सारे इश्यूज हैं, इसको एड्रेस करने में क्या इससे मदद मिली है अब तक? क्या हासिल हुआ है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी बात हो जाए, और वाक़तन आप समझते हैं कि ये होते रहना चाहिए, ये जो एक्सरसाइज है, ज़रा फरमाइए। एसोसिएशन होना बहुत अच्छी बात है, मगर एसोसिएशन को अपनी जो डोमेन में रह के काम करने की ज़रूरत होती है, वो लोग नहीं करते। मैंने ये देखा है कि एसोसिएशन में मुझे भी ऑफ़र होती हैं कि आप ये बन जाएं, ये बन जाएं, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या मैं जो हलफ उठाऊंगा उसकी मैं पासदारी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ ऐसी ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं। मजबूरी क्या है, मतलब जब आदमी अपना ईमान बेच देता है तो वो गलत काम करता है। मैंने खुद देखा है कि लोग जो है ना कुरान उठा के गलत बातें कर रहे होते हैं, लोग फेवर दे रहे होते हैं एक दूसरे को, और मैं उनको बोलता हूँ ये गलत है, समझाता हूँ। तो ये जो काम करने के हैं वो नहीं करते। रीरा की आवाज़ तो मैं उठा रहा हूँ, मैं वाहिद आदमी हूँ जो कि रीरा की बात करता हूँ। उनको तो पता ही नहीं रीरा क्या होता है। जिनका काम है उनको करना चाहिए, वो नहीं करते। तो बस हमने अपना काम करना है, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने भी अपना काम करना है। अब उनको कौन समझा, अल्लाह ही समझा सकता है। तो वो एसोसिएशन का जो काम है, उनको असल में वहाँ पे जो हमारे जो जैसे टैक्सेस हैं उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इनके पास एक ताकत होती है, जाए ना, मगर बिक जाते हैं, या नहीं भी बिकते तो कम अज़ कम उनकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता कि वो करवाते नहीं है ये काम। ज़रूरी है भाई टैक्स आपका मतलब आप क्यों इतने 7 ही क्यों दे रहे हो? 7 ही एक मेरी समझ में आज तक नहीं, हम 7 ही टैक्स दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? तो इसके बाद आवाज़ कौन उठाएगा? एसोसिएशन उठाएगी ना, इसीलिए वोट देते हैं। वो आवाज़ ही नहीं उठाती। भाई मतलब आवाज़ उठाना नहीं, मनवाना है कि भाई ये गलत है टैक्स, ये 3-3%, 6-6% टैक्स आप लगा रहे हैं, ये गलत है। आपको इस इंडस्ट्री को अगर चलाना है तो उसके लिए टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, और फेयर मार्केट वैल्यू पे लेके जाओ। टैक्स कम कर दो, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा आपका, और सेल परचेज बढ़ जाएगी। ये तो सिंपल सा फार्मूला है। अब ये काम करने के लिए वो अपने सियासतों में लगे हुए। फिर वहाँ पे यूनियन में भी जो है ना 2-3 यूनियनें होती है ना, तो वो एक को नीचा दिखाने के लिए दूसरा अपनी मर्जी चला रहा होता है। तो बहरहाल सर वो एक सियासत, तो मैंने आपको कहा ना कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है सियासत। सियासत में मुनाफकत भी बहुत है। ये भी एक बड़ा हर आदमी सियासत को इबादत समझ के नहीं करता। सियासत मुनाफकत हो गई अब, और मैं समझता हूँ, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, और मैं होना भी नहीं चाहता। मैं तो एक दिन इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, क्योंकि आपको हलफ उठाना पड़ता है, अल्लाह के सामने आपको जवाब देना होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक थे और क्लाइमेट के हवाले से बात हो रही थी। इस वक्त बड़ा अहम मौजू है और मामला है जिसके ऊपर हमने अभी देखा और इसकी निशानदही कर रहे हैं बड़े एक लंबे अरसे से कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है। तो बहरहाल जनाब, अपनी गुफ्तगू को जो है वो समेटते मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब सईद रोशन अली वारसी साहब का, को यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बहुत सारे मामलात पर बड़ी खुलकर गुफ्तगू उन्होंने की है। और वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।